तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करने के लिए हर दिन एफर्ट करना ही पड़ता है। इसीलिए इंटरव्यू की कोई भी तैयारी 2 महीने में नहीं कर सकता। देखिए, ये कभी रिवील होता नहीं है कि मार्क्स कैसे डिसाइड होता है, और आप इस बात से अग्री करेंगे कि जहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी होती है वहाँ थोड़ी डिस्क्रिप्शन तो रहती ही है। एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए कि लैंग्वेज कोई भी एक्सपोजर से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल माइंडसेट के चलते ये है कि अंग्रेज़ी वालों को ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है और हिंदी वालों को नहीं मिल रहा। पर मुझे लगता है कि ये हमारा मेंटल बैरियर भी है। कहाँ भी हैं आप, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कॉलेज के बाहर हैं, यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा दिया है, आपको हर दिन सोचना चाहिए कि जब आप यूपीएससी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे। डाइवर्स पैनल रहता है, बहुत वर्सेटाइल पैनल रहता है। उस पैनल पर एक साइकोलॉजिस्ट को लिया जाता है, उस पैनल पर एक्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उस पैनल पर करंट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उस पैनल पर एक्सपर्ट्स होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? राइट। और दूसरा करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, वो तो मुझे लगता है अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको हर दिन जीवन में मतलब जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट उसके बाद भी अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सभी हमारे साथ हैं सलोनी खन्ना मैम, जिनको आप सभी जानते ही होंगे। मैम दृष्टि का जो यूपीएससी का मॉक पैनल है उसके मेंबर हैं, साथ ही मैम डीयू के प्रोफेसर हैं। तो आज हम मैम से जानेंगे कि मैम यूपीएससी एस्पिरेंट्स में या जो कैंडिडेट होते हैं जो इंटरव्यू देने आते हैं उनमें ऐसी क्या बातें देखते हैं कि वो डिज़र्विंग है यूपीएससी के लिए या नहीं है, या फिर इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जो भी बातें हम इंटरव्यू गाइडेंस के ऊपर मैम से जानेंगे। तो फॉर मैम थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। मैम आप जैसे डीयू में प्रोफेसर हैं, तो सबसे पहले मैम आप क्या पढ़ाते हैं डीयू में? मैं डीयू में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। ओके, इकोनॉमिक्स जी। ओके। सो मैम आप ये बताइए, जैसे कि आप मॉक इंटरव्यू के पैनल मेंबर हैं, तो फर्स्ट जैसे ही कैंडिडेट आता है पैनल मेंबर में इंटर करता है, नॉर्मली काफ़ी वीडियोस वायरल होते हैं टॉपर्स की, वो इंटर कर रहे हैं, उनको कुछ इस तरीके से बैठना चाहिए, इस तरीके से, तो आप क्या जज करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन कैसे देखते हैं मैम? इंटरव्यू में जो भी आप टाइम स्पेंड करते हैं, मान लीजिए आपका इंटरव्यू औसतन 30 मिनट का है, तो 30 मिनट में एक आपकी एंट्री से लेकर और आपकी एग्जिट तक आपकी सारी मूवमेंट्स को काउंट किया जाता है। मान लीजिए आपने एंटर किया और आपने एंटर करते हुए मे आई कम इन नहीं पूछा, तो ये दर्शाता है कि आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, आपको पूछना चाहिए था। अगर आप एक ऐसे कमरे में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर यूपीएससी का पैनल बैठा है, तो आपको उनकी परमिशन लेनी चाहिए एंटर करते हुए। या आपने एंटर किया और आप बैठते हुए लड़खड़ा गए, या आप चेयर पर बैठे और आप काँप रहे हैं, या आप जब विश करने लगे तो आपने सिर्फ मेल मेंबर्स को विश किया। जनरली हमारी क्या आदत होती है, हम एंटर करते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलना हम भूल जाते हैं। तो ये इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो 30 मिनट हैं, जैसे वो चक दे इंडिया का डायलॉग है कि ये आखिरी 30 मिनट है और आपको इसका मोस्ट यूज़ करना है, मतलब वैसे ही ये 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें एक एक सेकेंड आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपकी मूवमेंट्स हैं, वो काउंट करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए, पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स के लिए, उनकी बुक लिस्ट के लिए और बड़ी कोचिंग के द्वारा दिए जाने वाले रिसोर्सेज या पीडीएफ के लिए और फ्री बुक लिस्ट के लिए, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो, इन सब के लिए आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स के अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पर आपको डेली क्विज़ेस मिलेंगे, और तो और यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो अगेन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर। मैम सो जैसे कि मैम आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, पैनल मेंबर मैम किस किस टाइप के होते हैं नॉर्मली, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। तो जो यूपीएससी का पैनल रहता है वो बहुत डाइवर्स पैनल रहता है, बहुत वर्सेटाइल पैनल रहता है। उस पैनल पर एक साइकोलॉजिस्ट को लिया जाता है, उस पैनल पर एक्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उस पैनल पर करंट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उस पैनल पर एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कोई आर्मी से हो सकता है, कोई डिफेंस से, कोई नेवी से, वैसे लोग होते हैं उस पैनल पर। उस पैनल पर प्रोफेसर्स होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से। तो ये एक डाइवर्स पैनल होता है ताकि आपके पर्सनालिटी की डाइवर्सिटी को टेस्ट किया जा सके। राइट मैम। सो नॉर्मली हम पूछते हैं इंटरव्यू में कि हम यूपीएससी भवन के बाहर भी इंटरव्यू, सर आपका कितने मिनट इंटरव्यू हुआ, तो सर मैम ये बताइए कि इंटरव्यू को लेकर ऐसा कोई मॉक इंटरव्यू जब लेते हैं तो फिक्स टाइम की नहीं, 30 मिनट आप जैसे आपने जिक्र किया, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू अगर कोई कैंडिडेट है इंटरेस्टिंग होता जा रहा है तो वो लॉन्ग भी जा सकता है, कुछ इस तरह? देखिए, मॉक इंटरव्यू जनरली टाइम जो है निर्धारित किया जाता है पहले ही, क्योंकि मॉक इंटरव्यू आपको सिखाने के लिए है। लेकिन जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, मेरे एक्सपीरियंस में मैं
मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका इंटरव्यू 10 ही मिनट में ख़त्म हो गया, और मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनका इंटरव्यू 45 मिनट तक चला। अब जनरली स्टूडेंट्स के बीच ये धारणा है कि अगर इंटरव्यू लंबा चल रहा है तो अच्छा ही हुआ होगा, या छोटा चला है तो अच्छा नहीं हुआ होगा। पर हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर इंटरव्यू छोटा चला तो मतलब बोर्ड को आपको जानने का मौका कम मिला। अगर आपने 10 ही मिनट अंदर बिताए तो आपसे ज़्यादा सवाल नहीं हो पाए होंगे, ज़्यादा सवाल नहीं हुए तो आपको ज़्यादा छक्के या चौके मारने का मौका भी नहीं मिला। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर इंटरव्यू लंबा चला है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो अच्छा हुआ हो। लेकिन अगर आपकी पारी लंबी चल गई है और उसमें आपके मिसेस बहुत ज़्यादा हैं और हिट्स बहुत कम है, तो वो भी आपके लिए बैकफायर कर सकता है। तो ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है, बट जनरली अच्छा होगा अगर आप इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आप जैसे यंग हैं, आप किसी डेट पर जाएं, तो अगर आपके साथ जो भी महिला डेट पर है वो 3 घंटे 4 घंटे बिताएं तो लगेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है। ऐसे ही यूपीएससी के इंटरव्यू का है, अगर आपको ज़्यादा समय दिया जा रहा है मतलब आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, बोर्ड मेंबर्स का इंटरेस्ट है आप में, तो अगर पैनल आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ये पॉजिटिव बात है, और इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो ये नेगेटिव बात है। लेकिन अगेन एज आई से नथिंग इज फिक्स्ड, ऐसे कुछ थंब रूल नहीं है। ओके, सो मैम अब हम बात करें, जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू में कैसे जज किया, आपका इंटरव्यू कैसे गया। सो मैम नॉर्मली स्टूडेंट्स काफ़ी थिंकिंग करते हैं कि हम मॉक दे रहे हैं फिर यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें वो क्या क्या पूछते हैं, कैसे इंटरव्यू में मतलब जाता है। तो मैम आप क्या लेवल रखते हो मॉक का, या फिर ऐसा तो नहीं मॉक का लेवल ज़्यादा रहता हो, क्वेश्चन पूछने का डिफ़िकल्ट रहता हो जो यूपीएससी का ना पूछा जाता हो? देखिए यूपीएससी आपकी नॉलेज प्रीलिम्स और मेंस में टेस्ट कर चुका है। अब जब इंटरव्यू की बात आती है, इंटरव्यू डिफ़िकल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका इंटरव्यू आपके डैफ से होता है। डैफ आप खुद भरते हैं। डैफ इज़ योर डिटेल्स ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। अब मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप मुझे क्रिकेट के बारे में बताइए, आपने अपने डैफ में लिखा कि आपकी हॉबी क्रिकेट है। जब आप बोल रहे हैं कि आपकी हॉबी क्रिकेट है, फिर ये लाजमी है कि मैं आपसे क्रिकेट पर सवाल करूं। लेकिन अगर आपने क्रिकेट लिखा है तो मैं आपसे फुटबॉल पर या हॉकी पर सवाल नहीं करूंगी। आप समझ रहे हैं? तो डैफ के ऊपर ही बेस्ड होता है इंटरव्यू। और जब नहीं भी बेस्ड होता है, बहुत लोगों को लगता है कि ये तो एब्रप्ट सवाल पूछ लिया गया, या ये सवाल का तो मतलब ही नहीं था, क्यों पूछा मुझसे, या मैं तो शहर से हूँ, मुझसे गांव के बारे में क्यों पूछ लिया गया। तो आप शहर से हैं इसलिए आपसे गांव के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे तो भारत जो हमारा 75% गाँव में है, आपको वहाँ के लोगों को भी सर्व करना होगा। तो आपकी वो सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए आपसे गाँव के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे डैफ के बाहर मतलब आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि वो देखना चाहते हैं कि आपने जो सिलेबस का पढ़ा है वो कितना रेलेवेंट है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कि अगर आप शहर में रहते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आप गांव को भूल गए हैं, या अगर आप पुरुष हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आप महिलाओं को भूल गए हैं, या कहीं अगर आप अपर कास्ट से हैं तो ऐसा तो नहीं है आपकी लोअर कास्ट को लेकर सेंसिटिविटी कम हो गई है। तो आइडिया यही होता है कि आपसे जेनरिक चीज़ें पूछी जाएं, ओवरऑल जो आपकी होलिस्टिकली पर्सनैलिटी का एक हमें मापदंड दे पाए। राइट मैम। सो नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी लोग अपनी फेक पर्सनैलिटी को शो करते हैं, तो मैम आप कैसे जज कर पाते हो कि वो एक्चुअल में हाँ सही बता रहे हैं, या फिर जो वो बताना चाह रहे हैं वो रियल तरीके से बता रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 95% कैंडिडेट्स बोर्ड मेंबर्स के सामने फेक नहीं कर सकते। उसके 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि आप इतने हाई प्रेशर जोन में होते हैं जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, और वो आपकी लाइफ का इकलौता मौका होता है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स इतने स्मार्ट होंगे कि वो रिस्क नहीं करें कि वो कुछ झूठ बोल दें जो पकड़ा जाए और एम्बेरसिंग हो जाए। दूसरा, अगर आप झूठ बोल भी रहे हैं, मान लीजिए मतलब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो झूठ बोलें और पैनल को गुमराह करें, तो जो पैनल पे बैठे लोग हैं उन्हें इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हुई। अब आप बोल रहे हैं कि क्या कोई फेक कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल आप फेक कर सकते हैं अगर आप बहुत स्मार्ट हैं। कुछ चीज़ें आपको फेक करनी भी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप शहर में ही पले बड़े हैं, आपको गाँव का कोई आइडिया नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप डिजर्व नहीं करते हैं कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करें। तो आप क्या दिखा सकते हैं? अगर मैं आपसे गांव के बारे में पूछूं या अगर मैं आपसे ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पूछूं, आप अपनी सेंसिटिविटी दिखा सकते हैं जो आपने किताबों से पढ़ी है। तो आप फेक कर रहे हैं, आप कभी गए नहीं है किसी ट्राइबल एरिया में, लेकिन आप बता रहे हैं कि मैडम हमें ट्राइबल्स की तरक्की के लिए 3 चीज़ें करनी चाहिए। इतना फेक करना ठीक है, पर जब कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब फेक पर्सनैलिटी एक पैनलिस्ट कैसे पकड़ता है, हम देखते हैं आप कितना इंटीग्रल हैं, कितना कंसिस्टेंट हैं। जैसे मैंने ये शायद पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था, मैंने एक कैंडिडेट से पूछा कि प्रोहिबिशन मतलब जो अल्कोहल बैन कर दी गई है बहुत सारे स्टेट्स में, आपका इस पर क्या मत है? तो उन्होंने बोला कि प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए मैडम, क्योंकि हम सब को जब हमें
वोट करने का चॉइस है तो हमें सिटीजन्स की विजडम पर रिलाई करना चाहिए कि वो खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें शराब कंज्यूम करनी है या नहीं करनी है। मैंने उनसे सेम बात मैरिजुआना के लिए पूछी तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैडम मैंने मैरिजुआना तो ट्राई की नहीं है तो मैरिजुआना तो बैन कर देनी चाहिए। अब आप समझ पा रहे हैं कि इनकी बात में कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो जहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं होती वहाँ फेक पर्सनालिटी सामने आ जाती है। राइट मैम। सो जैसे कि मैम अभी आपने इतने एग्जांपल दिए, नॉर्मली मैम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैनल मेंबर के द्वारा, तो क्या लगता है मैम कि आप लोग पहले से सोच के जाते हैं कि नहीं आज मुझे इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछने हैं, देन या फिर उनका डेप्थ देखकर या फिर क्रॉस कन्वर्सेशन के टाइम पर कुछ क्वेश्चन निकल कर आते हैं? देखिए ऐसा नहीं होता कि पहले से सोचा जाता है कि आज यही क्वेश्चन पूछने हैं। हम सब लोग अखबार पढ़ते हैं, हम सब लोग न्यूज़ देखते हैं, तो जो न्यूज़ में चल रहा है वो तो पूछा ही जाता है। तो बस इतना ही होता है जो पहले से फिक्स्ड होता है। उसके अलावा डैफ देखा जाता है, कैंडिडेट का एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता है, सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड देखा जाता है। और उसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दिख रहा है कि कैंडिडेट प्रेशराइज फील कर रहा है। जैसे एक बार मैं इंटरव्यू ले रही थी और एक कैंडिडेट थी जो SSC क्वालिफाइड थी पर UPSC में पहली बार इंटरव्यू दे रही थी, और उनसे हमारे एक पैनलिस्ट ने इकोनॉमिक्स का कोई सवाल पूछा और वो रोने लग गई। अब वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई तो हमारे जो पैनलिस्ट थे उन्हें लगा कि इकोनॉमिक्स के सवाल में कोई कैसे रो सकता है, जो कि लाजमी क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स के सवाल में तो कोई भी नहीं रो सकता है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि उनका वो दिन अच्छा नहीं जा रहा था जो भी। तो जब हमें दिखता है कि कैंडिडेट नहीं आंसर कर पा रहा तो हम लेवल नीचे कर देते हैं, और कैंडिडेट अगर आंसर कर पा रहा होता तो हम लेवल ऊपर कर देते हैं। आइडिया आपकी नॉलेज टेस्ट करना नहीं है, आइडिया आपसे बात करना है, आपको समझना आपकी पर्सनैलिटी क्या है ये जानना। तो आइडिया ये नहीं कि आपसे सवाल पूछा, अगर आपने जवाब दे दिया तो 10 में से 10, जवाब नहीं दिया तो 10 में से 0। आइडिया ये देखना कि आप 10 में से 9 ले पा रहे हैं, 10 में से 8 ले पा रहे हैं या 10 में से 2 ले पा रहे हैं।